पूरे मामले पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शीतल राजपूत मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। इसके अलावा हमारे दो खास मेहमान कमर आगा जी और पीवी बख्शी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीवी बख्शी, सवाल बड़ा यही उठता है कि अगर वास्तव में हमने विरोध जाहिर किया होता और इन 6 दिनों में जब से सरबजीत के ऊपर हमला हुआ, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद भी हमने भारत सरकार की ओर से कोई भी एक कदम ऐसा नहीं देखा कि हम आश्वस्त हो सकें और ये मान सकें कि हमारी सरकार गंभीर है इस तरह के मसलों को लेकर। बिल्कुल ठीक क्या फरमाया आपने। ये बिल्कुल एविडेंट है, प्रत्यक्ष है कि हमारी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। इसमें ही नहीं, जितने भी पहले केसेस हो चुके हैं उन सब में यही चीज दिखाई दी गई है कि हम ठोस कदम नहीं उठाते। क्यों नहीं ठोस कदम उठाते? इसका एक कारण है, हमने कभी अपनी डॉक्ट्रिन्स और पॉलिसीज क्लियरली लिखी नहीं है। इस संदर्भ में रैंड कॉरपोरेशन ने 1995 में आपको दुनिया को बताया था कि हिंदुस्तान के पास सन 47 से कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वॉर डॉक्ट्रिन नहीं है। 1997 में शुरू की इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सब का सब आप इसमें अब देख रहे हैं, आपके सामने आ रहा है कि आपको पता नहीं होता क्या करा जाए, कौन कब क्या और कैसे करेगा। ये सब आपको पॉलिसीज में मिलता है, ये हमारे पास नहीं है। तो सब अंधेरे में काम करने लगते हैं। सन 62 में एयरफोर्स को इस्तेमाल करें ना करें, चाइना के खिलाफ, कारगिल में करें ना करें, इसमें ही आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है। हमने जब तक अपनी सिक्योरिटी इंटरनल डॉक्ट्रिन नहीं लिखेंगे, हमारी नेशनल पॉलिसीज क्लियर नहीं होंगी और फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसी की जब बात करते हैं, अभी बात हो रही थी, आप हिंदुस्तान के चारों तरफ जितनी कंट्रीज हैं छोटी, आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान को लेकर चलिए, हर एक की फॉरेन पॉलिसी में हिंदुस्तान की खिलाफत है। यहां तक कि भूटान तक हिंदुस्तान की खिलाफत पे उतर आया था। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है और फॉरेन पॉलिसी की कमजोरियत होती है हमारी फौजी ताकत कमजोर है। इसीलिए क्यों फौजी ताकत कमजोर है, ये अगर आप क्वेश्चन पूछेगी तब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हम रुख करेंगे न्यूज रूम का। शीतल हमारे साथ बनी हुई है। शीतल, आईएसआई के रोल की बात भी कही जा रही है कि सरबजीत पर हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था और आईएसआई ने इस पूरे हमले को अंजाम दिलाया है। इस बारे में किस तरह की जानकारी मिल पाई है? चित्रा, ये बात बिल्कुल सही है कि आईएसआई की भूमिका की इसमें बात है और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि आईएसआई में की इसके पीछे भूमिका होगी और इसीलिए भारत ने अपील क्या की। अब तो कड़े शब्दों में आज सुबह विदेश मंत्रालय का बयान आया कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर वो कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी जिन्होंने सरबजीत पर जानलेवा हमला किया और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन विंग कमांडर बख्शी ने जो बात कही है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके कड़े रिव्यू की जरूरत है। चीन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर विदेश मंत्री ये बात कबूलते हैं कि कूटनीतिक जो संबंध है उसकी पाकिस्तान ने इज्जत नहीं की है और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हमारी तमाम अपीलें जो हैं वो उन्होंने नहीं सुनी और उन्हें ठुकरा दिया, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है जो भारत को रोकती है पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाने के लिए? मुझे लगता है कि भारत को अब एक मैसेज, एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को देना ही होगा, कूटनीतिक स्तर पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाकर। कब वो कदम उठाया जाएगा? बड़ा सवाल तो यही उठता है। जब हमारे शहीदों का खत कर दिया जाता है एलओसी पर, उसके बाद हम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दावत के लिए एक पूरा आयोजन करते हैं जयपुर में। सवाल बड़ा यही उठता है, आखिर मैसेज दे पाने में हमेशा से ही भारत नाकाम क्यों रहा है? इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन दलबीर कौर, सरबजीत की बहन, ने इस पूरे मामले में कहा क्या है, सुनते हैं। मैं सीपीएम हूं, मैं भाजपा हूं, मैं कौन हूं? देखो कि आपके एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपके साथ विश्वासघात किया है पाकिस्तान ने। इस घिनौनी हरकत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बोलो, हमला बोलो अब पाकिस्तान पर। अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया। वक्त है अब जवाब देने का, एक होने का, एक मुट्ठ होकर चलने का। और ललकारती हूं मैं पाकिस्तान को। मैंने पाकिस्तान में ललकारा था, माँ की बेटी आ रही है, तालिबानियों मुझ पर हमला करना, बच्चे छोड़ के आती हूँ। अरे कायरो, मेरी इंतजार तो करते, मैं वापस पाकिस्तान आती, मुझ पर हमला करते और देखते कि मेरा एक हिंदुस्तानी तुम्हारे 10-10, 20-20 पर कैसे भारी पड़ता। मेरे अकेले भाई को शहीद किया है। अरे ललकार के बाहर निकालते हो, माँ का दूध पिया था, मेरा अकेला तुमको बता देता कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी आया हूँ। मेरे भाई ने एक बार मुझे खत में लिखा था, मुझे ये लोग कहते आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में चला जा। अगर मुझे मजबूरन इन्होंने भेज दिया, वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगी। दीदी अपने आप को समझ लेना,
मैं दोबारा से भगत सिंह की बहन पैदा हुई, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग लेकर इन्हीं के कैंप को उड़ा दूंगा। मैं रात दिन दुआ करती थी, ईश्वर मेरे भाई को आतंकवादियों के ट्रेनिंग में न भेजे, ये सच में शहीद हो जाएगा, ये सच में कैंप को उड़ा देगा, जो इसने लिखा है ये उस पर चलेगा। आज आपका भाई शहीद हुआ है, आज आपको मीडिया को भी एक हिंदुस्तानी बनकर खड़ा होना पड़ेगा, एक रिपोर्टर बनकर नहीं, एक मीडिया कर्मी बनकर नहीं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझो, हिंदुस्तानी के लिए बोलो। ऐसा एक मैदान खड़ा कर दो कि छोटा सा बच्चा भी उस लड़ाई में पीछे न रह जाए, सब एक हो जाओ और बोलो डटकर कि कायर है पाकिस्तान, कायर है पाकिस्तान, बेईमान है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान। एक बहन की ललकार है ये, जो पिछले 22 सालों से इस जंग को लड़ रही थी। हालांकि निराश वो जरूर है, लेकिन दूसरे किसी सरबजीत के साथ इस तरह का मामला सामने न आए, इस वजह से ललकारती हुई पाकिस्तान को वो नजर आ रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरबजीत की मौत पर शोक जाहिर किया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री बिहार के, सुनिए। सब लोगों की शुभेच्छा थी कि वो बचें, लेकिन इसके पीछे जो पूरा घटना चक्र है वो और भी दुखद है, और पूरे भारत में सब लोगों की यही ख्वाहिश होती थी कि वो वापस आ जाए। लेकिन जो परिस्थिति है आज, उसके कारण ये संभव नहीं हो सका, तो हम सब लोगों को गहरा दुख है, पूरे सभी देश। ख्वाहिशें अधूरी रह गई, इस वजह से गहरा दुख है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, लेकिन उसके ठीक पहले दलबीर कौर को भी आपने सुना। कायर है पाकिस्तान, तमाम और भी बातें उन्होंने कही, मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे भी लगाए, क्योंकि एक बहन को उम्मीद थी कि उसका भाई जिंदा सही होकर वापस लौटेगा देश, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। पीड़ा जरूर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया है, कमर आगा जी, क्या भारत सरकार कभी इस तरह का बूता दिखा पाएगी? इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कभी कर पाएगी? देखिए, राजपूत जी ने भी बहुत अच्छी बात उठाई। पहली बात तो ये कि हमको वाकई अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, खासतौर से इस क्षेत्र को लेकर, साउथ एशिया के लिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है ये 90s में बनी थी, लाहौर डिक्लेरेशन के बाद, बल्कि इसका गठन तो पहले ही 72 में हुआ था, जब हम लोगों ने शिमला अकॉर्ड किया था, जिसमें बायलैटरलिज्म था। और फिर उसके बाद लाहौर रिकॉर्ड में ये तय हुआ था कि बातचीत के जरिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हुए थे। और उसी पीरियड में ये भी हुआ कि इमीडिएट डिक्लेरेशन साइन होने के फौरन बाद कारगिल हो गया, और फिर कारगिल के कुछ दिनों बाद बातचीत शुरू हुई, और बातचीत के फिर बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया जब अटल बिहारी जी थे। उसके बाद फिर UPA 1 और UPA 2 में जो कुछ भी हुआ हम आप जानते हैं, यही सिलसिला चलता रहा। अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वर्क नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है किसी भी सूरत से। इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत सही बात उठाई है। इसमें क्या होना चाहिए ये अभी कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन रिव्यू ज़रूर होगा, इसलिए कि बातचीत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग जब भी करते हैं, जब किसी नतीजे पे पहुंचने लगते हैं, हमको बहुत उम्मीद थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल साइन हो जाएगा, आने वाले साल में, इस साल शुरू में, वो भी नहीं साइन हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ लिबरल वीज़ा रिजीम की बात हुई, तो उससे पहले 2 हमारे जवानों की शहादत हो गई। फिर उसके बाद लगा कि कुछ और आगे बढ़ेगा। हमने किया क्या? सवाल ये उठ रहा है ना कि हमने किया क्या? पाकिस्तान को लेकर हमारा ढुलमुल रवैया ही जिम्मेदार है अगर हमारी ये हालत है और हमें आंसू बहाना पड़ रहा है। अगर हम सख्ती दिखाते, अगर पाकिस्तान के सामने हम कड़ा विरोध करते, हमारे 2 सैनिकों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाती है, और अगर हम प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान के देश में आते हैं उनका बहिष्कार करते, उनके स्वागत के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एयरपोर्ट पर नहीं जाते, हम करते क्या है? बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। शीतल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त PB बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, आप क्या कहते हैं? मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सारे मामले, इस सारे संदर्भ में हमको पाकिस्तान को समझना होगा कि पाकिस्तान स्टेट है क्या। पाकिस्तान एक स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट है, वो है आर्मी। आर्मी सपोर्टेड बाय ISI एंड तालिबान। पाकिस्तान गवर्नमेंट की आवाज ही नहीं उठती, वो ठाकुर सुहाती बोलना चाहते हैं कि जो आर्मी सुनेगी वो बोलते हैं, और पब्लिक बड़ी हैरान है पाकिस्तान की। वो चाहती है हिंदुस्तान के करीब आए, क्योंकि उनको पता चल गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उनको पता चल गया कल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है। वो नहीं चाहते, पर वो असहाय हैं। इस समय वीक लिंक है इनके बीच में, गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में जो रिलेशनशिप।
हमें उसके ऊपर खेलना होगा। अगर हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करना बंद कर दो, जैसे कि बच्चे कहते हैं कुट्टी कर दो, तो ये मामला बिल्कुल रह जाएगा। हमें इस समय लेकिन पूरा कुछ कदम ऐसे उठाना कदम तो पीवी बख्शी उठाने पड़ेंगे ना। आप अपनी अब देश मैं की ये जनता बता रहा को हूं संतुष्ट आपको। कैसे करेंगे? मैं सरकार का काम है अपनी देश की जनता मैं को यहाँ कुछ कहना ध्यान में चाहूं। रखना और संप्रभुता का ख्याल मैं रखना। आपको ये बता रहा हूं जी। कि ये जब करेंगे, पर साथ ही साथ आप अपनी फौज को पूरी ऑटोनॉमी दीजिए कि पाकिस्तान की फौज को दबा के रखें। बॉर्डर के ऊपर अगर एक बिहेडिंग होती है तो उनकी फौज को दबा के रखे, पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप अपनी रिलेशनशिप मत तोड़िए। ये जब तक आपकी फौज नहीं तगड़ी होगी, आप कुछ नहीं तगड़ी कर सकते। आप याद रखिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली मसद में डिपेंड करती है। जी बख्शी साहब, शीतल आप कुछ कहना चाहते हैं? चित्रा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी की भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें एक कड़ा संदेश देना ही होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री गए शांति वार्ता के लिए और अच्छे संबंधों का संदेश लेके, उसके तुरंत बाद हमें करगिल मिला। उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई तो हमें हमारी संसद पर हमला हो गया। उसके बाद फिर कुछ देर तक बातचीत बंद रही, फिर दोबारा बातचीत शुरू हुई, संबंध नॉर्मल होने लगे। उसके बाद क्या हुआ? मुंबई में हमला हो गया 26/11। फिर हमने संबंध बहाल करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, और अब हमें क्या मिलता है? हमारे सैनिकों के सर काट दिए जाते हैं और उनकी सर कटी हुई बॉडीज हमें दी जाती हैं। हमारे कैदी जो हैं, जिनकी रिहाई की हम अपील बार बार कर रहे हैं, जिन पर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ है, उन्हें जेल में उन पर हमला किया जाता है। और अब ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो जीवित सरबजीत भारत नहीं लौट पाया अपने मुल्क। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, पीस निक होना और शांति की बातें करना, बातचीत करना, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करना बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत अब वैसी नहीं है और कभी भी ऐसी नहीं रही। कभी भी ऐसी नहीं रही। यही तो बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के आखिर किस आधार पर हम भरोसा कर लेते हैं? साफ संकेत देना जरूरी है। जब विदेश मंत्री अगर ये बात कबूल रहे हैं, अगर विदेश मंत्री साफ ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कूटनीतिक संबंधों की कद्र नहीं की, प्रधानमंत्री अगर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ, तो फिर आखिर क्यों हम कोई कड़ा संदेश अब पाकिस्तान को नहीं दे रहे? बिल्कुल। और आखिर कब तक भोज का आयोजन हम करते रहेंगे? चर्चा हमारी जारी है। इन सबके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरबजीत मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार की कूटनीति की नाकामी करार दिया है। सुनिए प्रकाश सिंह बादल का कहना क्या है। कि सरदार सरबजीत सिंह ये सानू हमेशा लिए जुदाई दे गए और इन्हां दी डेथ का मेन कारण जिहड़ा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, कांग्रेस गवर्नमेंट की अनगहली है, डिप्लोमैटिक फेलियर। वो अपने इस तरह के लोग ये प्रॉपरली प्राइम मिनिस्टर लैवल ते या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ते दे थ्रू पहला भी गल करते तो सरबजीत सिंह की रिहाई हो सकती थी। अगर हमारी ओर से वास्तव में ईमानदार कोशिशें की जाती तो सरबजीत की रिहाई हो सकती थी। संभावनाएं बहुत थी, लेकिन शायद हमारी सरकारों की ओर से प्रयास ही नहीं किया गया। 1990 से ये मामला चला आ रहा है और अभी भी हालात जस के तस हैं। शीतल, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, सरबजीत की मौत के बाद वहां पर जो दूसरे हमारे कैदी, भारतीय कैदी जो वहां पर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम पाकिस्तान सरकार की ओर से किए गए हैं और भारत की ओर से क्या अब किसी तरह का दबाव बनाया गया है ताकि वहां पर हमारे नागरिकों को पाकिस्तान सरकार सुरक्षा दे सके? सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए होंगे चित्रा, इसका अंदाजा आप सरबजीत का जो हश्र हुआ है और उससे पहले चमेल सिंह का जो हश्र हुआ उससे आप लगा सकती हैं। एक समिति और एक कमेटी गठित की गई है दोनों तरफ के लोगों की, गृह मंत्रालय भी उसमें दोनों तरफ के शामिल हैं, जो कि जाते हैं जेलों में जायजा लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक स्टूडियो के गेस्ट भी बता रहे थे कि उसमें कुछ जजेस हैं और बाकी तमाम लोग हैं ह्यूमैनिटेरियन संगठनों के, लेकिन उसका वो किस कदर असर कर पाया है वो आप हाल की घटना से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो उसका कोई भी असर या कोई भी मतलब रहा है। दूसरी तरफ बात अगर बाकी अब कैदी जो बचे हुए हैं भारत के पाकिस्तानी जेलों में, उनका पूरी तरह से उनकी संख्या का आंकलन भी अभी तक भारत सरकार ने नहीं लगाया है। उनके पास पुख्ता आंकड़े भी नहीं है अभी कि जिसके बेसिस पर वो पाकिस्तान के साथ बात कर सके और कह सके कि अब कृपया इन हमारे कैदियों पर मेहरबानी करिए जो अपनी सजा जो है भुगत चुके हैं और आगे कम से कम उनके साथ ऐसी घटना ना हो। तो हम इस ताजा घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों सरकारें कितनी गंभीर सजा जो है भुगत चुके हैं और आगे कम से कम उनके साथ ऐसी घटना ना हो। तो हम इस ताजा घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों सरकारें कितनी गंभीर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत सरकार पिछले कई दिन से पाकिस्तान से अपील कर रही थी। हमने जितने भी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट्स देखे या भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स हुए
उनमें एक बड़ी ही दयनीय तरह की स्थिति निकलती हुई सामने आई। जिस तरह की लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल था कि हम अपील करते हैं कि हमें सरबजीत को लौटा दीजिए, हम अपील करते हैं कि उन्हें कहीं और ले जाने दीजिए। आज भी विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि इन्वेस्टिगेशन करिए। आप सीधा स्ट्रेट क्रिटिक क्यों नहीं इशू करते हैं? आप सीधा बयान क्यों नहीं देते हैं? जवाब क्यों तलब क्यों नहीं करते? विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं एक कड़े शब्दों में अपना प्रोटेस्ट जाहिर करता? या हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं वहां पर बात करते या कड़े शब्दों में प्रोटेस्ट जाहिर करते? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और मुझे लगता नहीं कि कोई इसे लेकर गंभीर है, क्योंकि हमारी सरकार प्रीऑक्यूपाइड है और मसलों को लेकर। भारत पाकिस्तान संबंध या हमारे नागरिक जो वहां पर हैं, हमारे कैदी हैं, वो बहुत नीचे है प्रायोरिटी में। जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शीतल, उसका हम रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार की ओर से सरबजीत के पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है उसकी ओर से सरबजीत मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें 26 अप्रैल को कोट लखपत जेल में सरबजीत के ऊपर कैदी हमला कर देते हैं और उसके बाद दूसरे ही दिन वो डीप कोमा में चले जाते हैं। उन्हें जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की सेहत में सुधार बिल्कुल नहीं देखा जाता। भारत से उनका पूरा परिवार उनसे मुलाकात करने के लिए जाता है और अब इस पूरे मामले में सरबजीत की बीती रात जिस तरह से मौत हो गई, पंजाब सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। शीतल, और क्या जानकारी मिल पाई है आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं 11 मई को, इसी सप्ताह, अगले सप्ताह। और वहां पंजाब की सरकार जो है वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है और उन्होंने जुडिशियल जांच के आदेश दिए हैं। अब ये जुडिशियल जांच जो है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये किस तरह से ऑपरेट करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, केयर टेकर सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। 11 मई को जब चुनाव हो जाएंगे, वहां नतीजे आएंगे, नई सरकार आ जाएगी, उसके बाद वो इस मसले को किस तरह से लेगी, ये हमें देखना होगा। कमर आगा जी, पाकिस्तान में 11 मई को इलेक्शन होने वाले हैं, इस पूरे मामले का किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो केस है पूरा सरबजीत का, उसको जिस तरीके से पीटा गया, उसकी हत्या की गई, ये जुड़ा हुआ है एक्चुअली इलेक्शन से भी इसके लिंक है। और उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि 11 मई को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वहाँ की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं वो बहुत दिनों से डिमांड भी कर रही थी कि सरबजीत को फांसी दी जाए, सरबजीत को हिंदुस्तान ट्रांसफर नहीं किया जाए, उसकी बॉडी भी नहीं आने के वो खिलाफ थे। जब से, ये अभी से नहीं बल्कि कई सालों से वो इसका विरोध कर रहे थे। इलेक्शन में वो ये एक बहुत बड़ा मसला वो उन्हीं ने ऑलरेडी बना दिया है। वो एक इस इशू को लेके हेट इंडिया कैंपेन जो उनकी है वो बहुत तेजी से वहाँ पे चल रही है। सब जगहों पे तमाम हिंदुस्तान के खिलाफ हेट्रेड फैलाने का काम के हिंदुस्तान में इस तरीके से है। और फिर उसके बाद कम्युनल पोलराइजेशन करना जो उनका वहाँ पे तरीका है वो कर रहे हैं। फिर तालिबान का भी इससे बहुत बड़ा फायदा, इसलिए कि तालिबान ने भी वहाँ पे कहा था सरबजीत के खिलाफ, उनके भी स्टेटमेंट आए थे, वहाँ पे उनके भी ग्रुप्स थे, तो वो भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं लेके। और इसका फ़ायदा अगर वहाँ पे पाकिस्तान में होगा तो ये कट्टरपंथी ताकतों को ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको मालूम है कि वहाँ पे कट्टरपंथी ताकतें बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी यही है क्योंकि उनका वो इस्तेमाल इन्हीं के ज़रिए, ये उसके एक स्ट्रेटजिक असेट के रूप में है। इनका इस्तेमाल वो एक तरफ तो वो कश्मीर में करती है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इनका इस्तेमाल करती है, और तीसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर खासतौर से वो जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे सिंध में या बलूचिस्तान में नेशनलिस्टों के खिलाफ, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ जो कि बादशाह खां के ग्रैंडसन हैं जिसको चलाते हैं, और पीपीपी के खिलाफ सिंध में उनके खिलाफ भी यूज़ करती है, अपनी जनता के खिलाफ भी इनका इस्तेमाल करती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ करती है। दरअसल वास्तविक स्थिति पाकिस्तान की ये है कि वहां के अंदरूनी हालात को समझ पाना बेहद मुश्किल है, और वो भी पाकिस्तान हमारे ऊपर आंखें क्यों दिखाता है जबकि 18 करोड़ की उसकी आबादी है और आर्थिक रूप से लगातार वो खराब स्थिति में जाता हुआ चला जा रहा है। इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले सरबजीत के गांव भिके भिंड में सरबजीत की मौत को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। हमारे संवाददाता ने वहां पर गांव के लोगों से बातचीत की। सरबजीत की मौत का गुस्सा उसके गांव भिकीविंड में देखा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग इकट्ठे हुए हैं, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना गुस्सा है आपको, क्या चाहते हैं आप? आज भिकीविंड वासियों जो सरबजीत की मौत के नाल सब तो ज्यादा डूंगा दुख प्रगट होया है, क्योंकि जिथे लोगों ने इलाका निवासियों ने यह आस लाई हुई कि सरबजीत शायद तंदुरुस्त हो के इत्थे वापस आवे, जी भैन बीबी दलबीर कौर
ਇਹ ਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਰੋਹ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ कसाब का बदला लिया है, उन्होंने उन्हें मारा है। सरबजीत एक शहीद था भारत का, उनको ये कहना है कि शहीद का स्टेटस दिया जाना चाहिए और परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए यहाँ पर भारत सरकार को। परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए भारत सरकार को और इसकी कोशिशें भी लगातार जारी हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है, सरबजीत की इस तरह से मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रफुल्ल बख्शी जी, पाकिस्तान को हम लगातार ब्लेम कर रहे हैं और हर मामले में करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन खुद की गिरेबान में जाकर भी देखना पड़ेगा। हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, दूसरे देशों को लेकर हमारा रवैया और अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में लगातार हमारी सरकार नाकाम साबित हो रही है। हम दूसरों पर अगर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे खुद के ऊपर उठती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है और वास्तव में अगर गंभीरता से कड़े कदम, कड़े मैसेज के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया जाता तो हो सकता है सरबजीत आज हम सबके बीच में होता। बिल्कुल, आप ये 2 बातें कही हैं। पहली बात तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमजोर है। क्यों कमजोर है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने कभी इसके ऊपर कभी गौर किया ही नहीं है अपनी फॉरेन पॉलिसी को तगड़ा करने के लिए। और जैसे कि हमारे जितने चारों तरफ हमारी जो कंट्रीज हैं, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबके साथ हमारी पॉलिसी कमजोर है। यहां तक कि भूटान ने तो हमको थ्रेट डिक्लेयर किया हुआ है, नेपाल हमें थ्रेट डिक्लेयर करता है। तो अब आप बताइए, जिसको आप ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी डिफेंस को आप सपोर्ट करते हैं, वो आपको थ्रेट मानता है, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कहां है? दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी बोला था कि फौज को, पाकिस्तानी फौज को कंट्रोल करना आपकी फौज का काम है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप आप लगा के रखिए, पर फौज के ऊपर हावी रहिए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था। चाहे आप सर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक जब इंडिया आए थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, उसके बाद उनसे जब सौरभ कालिया को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर गोलमोल जवाब दिया और बाबरी मस्जिद कांड की बात कर दी। बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से इस तरह का रवैया, पूछा कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी उसकी लगातार जारी है। उसके बावजूद हम सोचते हैं कि बातचीत जारी रहे, विश्वास बहाली के उपाय चलते रहें। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बोलती है, वो आर्मी जो कहती है वो बोलती है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सटल पॉइंट आप समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आवाज अपनी आवाज नहीं है, वो आर्मी बुलाती है उनको। अगर वो ये ना बोलते तो वो नौकरी से चला जाएगा वो। तो इसलिए कयानी उसको जिंदा नहीं रहने देगा, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे बोलती है। ये हमको उनकी वीकनेस नहीं पता चल रही, हमको उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना होगा। ये बड़ी गूढ़ नीति है, ये चाणक्य नीति हमें चलनी होगी। हम उनसे प्रेम नहीं करते, हमें को पता है, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वी डोंट लव देम, बट क्वेश्चन है हमें उनकी वीकनेस जब पता चल गई है उसको एक्सप्लॉइट करना है, उनका हमने अपना उल्लू सीधा करना है इसमें। तो ये बात है, तो हमें इस बात में असमंजस नहीं करना। जो उन्होंने बोला है वो उसका मतलब ही नहीं, कुछ और था, पर वो हमारे डर के बोल के चले गए, क्योंकि वहां पे क्या जवाब देते आर्मी को। इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो हमको उनकी आर्मी को दबा के रखना पड़ेगा। हम तो बोलते भी नहीं है ना, वो तो बोल के चले जाते हैं। हम तो बोलते ही नहीं, क्योंकि आपकी वीकनेस है, आपकी पॉलिसी नहीं है और आप सियासत समझते ही नहीं है। आप अपनी लोकल टर्फ बिल्डिंग में लगे हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, ये वो कर आप अपना समय 24 घंटे निकाल देते हैं। कमर आगा जी, चाणक्य नीति की इन्होंने बात की, मुझे याद आता है चाणक्य ने कहा था, उनके अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा भी है, कि हम कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहां पर सवाल बड़ा ये उठता है कि बार बार हम भरोसे की बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, बार बार हम एक सॉफ्ट रुख अख्तियार करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारा भविष्य बेहतर हो। लेकिन इतने साल हो गए, आजादी के 65 साल बाद भी आज भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। आज भी हर रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, हर रोज आतंकवादी घटनाएं होती हैं, हर रोज पाकिस्तान ने अपने जमीन पर आतंकवाद का बीज बोया, आज उसका नतीजा वो भुगत भी रहा है। लेकिन हम क्यों जिम्मेदार हैं इसके लिए? हम बार बार इस तरह के दुख क्यों सहते हैं आखिर? देखिए, बात सही है, ये बड़ा दुखद घटना आज हुई है और पहली नहीं है, इसी साल कई और घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार एक क्रम बना हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक। और
आने वाले, बल्कि मैं अगले 6 महीने के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स इस साल विड्रॉ कर रहे हैं और एक वहाँ पे उन्हीं पाकिस्तान ने इस समय बहुत ज़बरदस्त एंटी इंडिया कैंपेन, और उनकी बेसिक पॉलिसी है कि इंडिया जो है उनका एनिमी नंबर 1 है और मेजर कंपिटिटर के रूप में उसको अफगानिस्तान में देखते हैं। और उन्हीं ने अल्टीमेटम भी दिया है अमेरिकन को कि इंडिया आप अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉवल के बाद वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई बड़ी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम नहीं करना चाहिए, उसका रोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमको तैयार रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सी बातें हैं इलेक्शन का भी की वजह से भी, जब भी इलेक्शन का ईयर होता है उस साल ये लोग काफी एंटी इंडिया कैंपेन ये सब बढ़ा देते, लेकिन इन सब की चीजें इस सतर्क नहीं, मैं एक चीज भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज और है, बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। नंबर 1, एक तो बात ये कि हमको ये भी सोचना पड़ेगा आर्मी से पाकिस्तान की कैसे डील किया जाए, सिर्फ जंग ही ऑप्शन नहीं होता। मैं समझता हूँ, मैं काफी समय से इस बात को महसूस कर रहा हूँ, कहा भी है मैंने पहले इस चैनल से भी कहा है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, जब तक पाकिस्तान की सेना कमजोर नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान की सेना पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन, जिसके लिए वेस्टर्न नेशंस अभी तैयार नहीं है, लेकिन साल भर के अंदर जो अफगानिस्तान में होने वाला है, मैं समझता हूँ उस पर बहुत इंटरनेशनल बिल्कुल, और भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे दोनों खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है और सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है या अब हमें देना होगा पाकिस्तान को करारा जवाब। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए, होंगे फौरन हाजिर। आपके एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपके साथ विश्वासघात किया है पाकिस्तान ने। हमला बोलो अब पाकिस्तान पर, अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया।